हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जो भी क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं उसे एंजॉय कर रहे होंगे। और जो भी पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या आपके आईएएस का एग्जाम्स हो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट कीजिएगा और बार बार रिविजन कीजिएगा। आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो हेल्पफुल होगा। और आज हम आगे बढ़ेंगे, जो कल हमने पढ़ा था उसी में जो बचे हुए पॉइंट्स उसको देखेंगे। कल हमने देखा था भारत में जो जैव विविधता है उसमें हमने देखा था वनस्पतियों के मैटर में कि कितनी तरह की वनस्पतियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। साथ ही हमने देखा था कि जो जीव जंतु हैं इनमें कितनी ज़्यादा विविधता है या कौन से प्लेस में कौन से तरह के जीव जंतु हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा था जीव जंतुओं में कशेरुकी और अकशेरुकी जीव को। आज हम देखेंगे जो जीव जंतु हैं जो आज विलुप्त हो रहे हैं मानव की गतिविधियों की वजह से, जिनका अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है, जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, हम उनको देखेंगे और देखेंगे कि कौन से जीव को किस सूची में रखा जाता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसे आज देखने वाले हैं। और आज हम देखेंगे IUCN यानी कि आपका रेड डाटा बुक। IUCN जो है ये क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है। और जो रेड डाटा बुक है ये ऐसी किताब है जिसमें जीवों को नोट किया जाता है कि कौन सा जीव किस वर्गीकरण में है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे लेसन होते हैं या पार्ट होते हैं, ऐसे ही रेड डाटा बुक होता है। इस बुक के अलग अलग चैप्टर पर या अलग अलग लेसन में अलग अलग जीवों को नोट किया जाता है। और ये लगभग आप देखेंगे 9 सूची बनाई जाती है, कहीं 9 चैप्टर होते हैं और उसमें अलग अलग तरह के कैटेगरी बनाए जाते हैं। जैसे कौन से जीव है जो अति संकटग्रस्त है, या कौन से जीव हैं जो अब धरती पर नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं, या कौन से हैं जो सुभेद्य हैं यानी कि वल्नरेबल हैं, और कौन से हैं जो संकट के निकट हैं, कौन से हैं जो वन्य जीव से विलुप्त हो चुके हैं। इस तरह की 9 सूचियां बनाता है आपका IUCN रेड डाटा बुक में। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों की रेड डाटा बुक में कितनी सूचियां होती हैं या कितने अध्याय होते हैं। तो आपकी 9 सूचियां होती हैं। और भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था जीवों को संरक्षित करने के लिए, इस अधिनियम में 6 सूचियां बनाई जाती हैं। तो ध्यान देंगे कि जो IUCN है ये 9 बनाता है और 9 को उलट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारे जो इंडिया का वन्य जीव अधिनियम है ये 6 अनुसूची बनाता है जिसके तहत जीवों को संरक्षण दिया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में कब सोचा, जब हमने लंदन में होने वाले कोहरे को देखा, दुर्दशा को देखा, तो हमने पर्यावरण के बारे में सोचा। सेम ऐसे ही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आज देखेंगे आप जो गिद्ध है, जो चील हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं और ये हमारे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। ये प्रकृति में जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं या जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनको साफ़ करने का काम करते हैं। और इनकी मृत्यु होने का मतलब है कि जो सफाई होता था, जो कि प्राकृतिक रूप से नेचर द्वारा ये सफाई कर्मी के रूप में होते हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं। तो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। तो अब हम इनके संरक्षण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रजातियाँ जीव जंतुओं की जो धरती पर कभी हुआ करती थी आज नहीं है, ऐसी नौबत ना आए, यानी कि जो प्रजातियां हैं ये बची रहें या इनका जो स्पीसीज़ है वो जीवित रहे, इसको ध्यान में रखते हुए जो IUCN है और इसके अलावा आपके जो साइट्स हैं ये दोनों काम करते हैं। IUCN क्या करता है कि जितने जीव हैं उनके लिए डाटा बनाता है और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखता है और उसी हिसाब से उनके लिए देखभाल किया जाता है। साइट्स क्या करता है, जो यही जीव जंतु हैं जिन्हें अब जो है संरक्षण दिया जा रहा है, इनकी जो अवैध तस्करी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे उनके शारीरिक जो पार्ट्स होते हैं जैसे हाथी के दांत या शेर की खाल या मृग की कस्तूरी, ऐसे चीज़ों की जो तस्करी होती है उसे रोकने के लिए बनाया गया साइट्स। और जो IUCN है ये जीव जंतु और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे जो IUCN है ये सिर्फ जीव जंतुओं को ही नहीं बल्कि वनस्पतियों को भी संरक्षण देता है। इस वजह से हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है IUCN आज का टॉपिक। IUCN काम किसकी मदद से करता है, तो जो IUCN है जान लीजिए इसका जो मुख्यालय है ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए कभी, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और ये अकेले काम नहीं करता, इसकी मदद 2 और आयोग करते हैं। वो कौन से आयोग हैं तो देख लेते हैं बच्चों कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल जो है यूनिफॉर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम जो है ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, ये मदद करता है IUCN की, तथा प्रजातीय
उत्तरजीविता आयोग यानी कि द स्पीसीज सर्वाइवल जो है कमीशन, ये दोनों जो कमीशन हैं जो प्रजातियों की स्पीसीज को ध्यान देते हैं या उनकी उत्तरजीविता के ऊपर निगरानी रखते हैं, ये दोनों मदद करते हैं IUCN का जीवों के संरक्षण के लिए। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये IAS में क्वेश्चन बन भी चुका है कि कौन मदद करता है या किसकी मदद से कार्य करता है। तो ये दोनों आयोग, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और जो है जीवित आयोग यानी कि प्रजाति की उत्तरजीविता आयोग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। इन्हीं दोनों के साथ मिल करके वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों से प्रजातियों तथा उपप्रजातियों और उनकी किस्मों और वैश्विक स्तर पर चुनी गई जनसंख्या के संरक्षण की स्थिति प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को उजागर करता है तथा उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। यानी कि ये 50 सालों का अध्ययन करता है। आपके UPPCS में क्वेश्चन बन चुका है कि किसी भी प्रजाति को कब विलुप्त प्राय घोषित कर दिया जाएगा, जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों तक नजर न आए। यानी कि 50 वर्षों तक अगर कोई जो जीव है वो अपने आवास में नजर न आए तो उसे विलुप्त प्राय घोषित कर दिया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, UPPCS में क्वेश्चन बना है और आगे अन्य एग्जामों में भी बनते रहेंगे। तो 50 वर्षों के डाटा का कलेक्शन करता है IUCN, अध्ययन करता है उस पर और अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकालता है कि कौन से जीव को कौन से अध्याय में या कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 50 वर्षों का स्टडी करता है ये। IUCN जो है का वर्गीकरण क्या है, तो IUCN की लाल सूची में प्रजातियों की उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया, याद रखेंगे, 9 श्रेणियों में रखा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आकलन प्रजातियों की संख्या में गिरावट भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो श्रेणियां बनाई जाती हैं ये किस आधार पर बनाई जाती हैं, तो उनकी जो संख्या में गिरावट होती है और उनकी जो भौगोलिक स्थिति होती है उसी के आधार पर ये 9 श्रेणियां बनाई जाती हैं और जीवों को उनकी स्थिति और संख्या के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, यही उसका आधार होता है वर्गीकरण का। जैसे कि पहला जो है आपका है विलुप्त, यानी कि वो जीव जंतु जो अब धरती पर कहीं नहीं है, ना तो वो अपने प्राकृतिक आवास में है और ना ही जो उनके लिए पर स्थानीय संरक्षण की विधि बनाई जाती है, ना ही वो वहाँ पर हैं। यानी कि जो जीव अब धरती पर है ही नहीं, उनका कहीं नामो निशान नहीं है, उन्हें विलुप्त प्राय घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि पहले कभी डायनासोर्स हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ, जैसे डोडो पक्षी एक हुआ करता था मॉरिशस में, लेकिन अब वो नहीं है। तो ऐसे जो अब नहीं है धरती पर, विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें विलुप्त प्राय वाली सूची में रखा जाता है कि ये अब धरती से समाप्त हो चुके हैं। दूसरा है वन से विलुप्त, यानी कि वे प्रजातियां जो अब अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जा रही हैं, अब वो वनों में नहीं है, वनों से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनको संरक्षित करने के लिए जो वाय स्थानीय संरक्षण बनाया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, जैसे आप देखेंगे कि बॉटनिकल गार्डन, जैसे कि जीन बैंक, ऐसे इस तरह के जो भी बनाए जाते हैं कृत्रिम विधि द्वारा उनको संरक्षित करने के लिए, ऐसे जगहों पर वो बहुत कम संख्या में बचे हैं, लेकिन अब वो प्राकृतिक आवास में नहीं है, वनों से समाप्त हो चुके हैं, ये आ जाएंगे वन से समाप्त, यानी कि ये दूसरी सूची है। तीसरा है घोर संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त, जिसको कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि ऐसा जीव ये जो है, यानी कि अब ये बहुत ज़्यादा संकट में है, अपने प्राकृतिक आवास में ये बहुत ज़्यादा संकट में है। अगर इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए कार्य नहीं किया गया तो ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो नहीं बचेगा, आगे उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर उसके ऊपर संकट बहुत ज़्यादा है प्राकृतिक आवास में, तो इसे हम रखते हैं घोर संकटग्रस्त में, यानी कि अब उसके लिए संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा वो स्पीशीज बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए कैसे मानक है, यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की जनसंख्या 90% से अधिक कम हो गई, यानी कि मात्र 10 वर्षों में जो प्रजाति थी उसकी जो टोटल जनसंख्या थी 100%, उसमें से 90% समाप्त हो चुकी हैं, मात्र 10% बचे हैं, तो इसका मतलब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य ही रह गए हैं, यानी कि जो
परिपक्व सदस्य होते हैं, जो मेच्योर सदस्य होते हैं, ये टोटल में से सिर्फ 50 ही बचे हैं और बाकी सब समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब अगर इनके संरक्षण का काम अब नहीं किया गया तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ये आधार होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड का। अगर ये मानक दिया है यानी कि ये जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर 10 वर्षों में 90% समाप्त हो गए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर मात्र 50 ही बचे हैं जो मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसका संकेत है या इसके पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है संकटग्रस्त, यानी कि घोर संकटग्रस्त से थोड़ा कम, लेकिन ये भी संकट में है। ये भी अपने प्राकृतिक आवास में अब उतने सुरक्षित नहीं हैं और इनके लिए भी सुरक्षा का काम करना चाहिए। इनका जो आवास है या तो इनको वहीं सुरक्षा दीजिए या वहाँ से इनको वाह्य स्थाने में ले जा करके सुरक्षा दीजिए, अन्यथा अब इन पर भी संकट मंडरा रहा है और ये भी अब विलुप्ति की तरफ अग्रसर होंगे। और इनके लिए आप देखेंगे क्या मानक है, यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की 70% जनसंख्या में कमी देखी जाती है या दर्ज की जाती है तो ये क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त। अगर ये 10 वर्षों में 90% पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अति संकटग्रस्त हो जाएगा। और संकटग्रस्त मतलब कि 70% जो है वो समाप्त हो गए हैं, मात्र 30% बचे हैं। और क्या है, 20 वर्षों में 20% प्रजाति की विलुप्त होने की आशंका है, यानी कि 20 वर्षों में इसकी 20% जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। अगर इस तरह का स्टेटमेंट मिलता है यानी कि क्या है, ये प्रजाति अब संकटग्रस्त है, इसकी सुरक्षा का अब हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है सुभेद्य। सुभेद्य का क्या मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वल्नरेबल, यानी कि वो चीज़ें जो बहुत आसानी से भेदी जा सके। सुभेद्य यानी कि जो बहुत आसानी से भेदी जा सके, जो बहुत आसानी से जिनको नुकसान पहुंचाया जा सके या जो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाए, उसे कहते हैं सुभेद्य। जैसे कि अगर बहुत मजबूत मकान है तो वो बारिश से, तूफान से और जो भूकंप है वो सबसे सुरक्षित है, लेकिन अगर बहुत कमज़ोर मकान है जैसे कि झोपड़ी, तो ये क्या है, ये बारिश से भी प्रभावित हो जाएगा, ये तूफान से भी प्रभावित हो जाएगा, ये भूकंप से भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सुभेद्य, यानी कि बहुत ही कमज़ोर या बहुत ही नाजुक या बहुत ही सेंसिटिव। तो ऐसे जीवों को कहते हैं सुभेद्य, यानी कि बहुत जल्दी समाप्त हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे जीवों को रखा जाता है सुभेद्य की श्रेणी में। तो ये आपके सुभेद्य में आ जाएंगे बच्चों। और ऐसी प्रजातियों की संख्या में 10% में 50 से अधिक की, यानी कि 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो। जिन प्रजातियों की जनसंख्या में 10 वर्षों में 90% से ज़्यादा कमी आए तो हो गए आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगर 10 वर्षों में 70% प्रजातियां समाप्त हुई तो ये हो गया इंडेंजर्ड। और अगर ये 50% समाप्त हुई यानी कि ये सुभेद्य है, अब इसे आसानी से भेदा जा सकता है, ये आसानी से अब ये खतरे की तरफ जाएगा। तो ये आपके सुभेद्य या वल्नरेबल में आएंगे। इसके अलावा आपके क्या होंगे, तो आपने देख लिया कितने आपके सूचियां हो गई, लगभग आपने 5 सूचियों को डिस्कस कर लिया, 9 हैं, 4 और बचे हैं। निकट संकट यानी कि नियर थ्रेटेंड, ऐसी प्रजातियां जो अब संकट के नज़दीक हैं, यानी कर इन पर संकट आ सकता है या ये बिल्कुल संकट के करीब पहुंच चुके हैं, अब इनके ऊपर संरक्षण का काम नहीं किया गया तो ये भी संकट में आ जाएंगे। तो ये कहलाते हैं नियर थ्रेटेंड। इसके अलावा संकट मुक्त यानी कि लीस्ट कंसर्न, ऐसी प्रजातियां जिन पर अभी संकट आया नहीं है, लेकिन ये क्या हैं, संकट के आप देखेंगे संकट से अभी मुक्त हैं, यानी कि अभी इनकी बहुत ज़्यादा प्रजातियां हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है, अभी इन पर संकट नहीं है। तो ऐसे जीवों को अलग सूची में रखा जाता है कि इन पर कोई संकट नहीं है, अभी इनकी जो प्रजातियां हैं ये पर्याप्त है, इनकी जो संख्या है ये भी पर्याप्त है, तो ये अभी संकट मुक्त हैं, इनको संकट मुक्त वाले पाठ में या सूची में रखा जाता है। और जो संकट के नज़दीक है उनको संकट के नज़दीक वाली सूची में रखा जाता है कि इन पर ध्यान देना है। जो वल्नरेबल हैं वो वल्नरेबल की सूची में आएंगे कि ये बहुत आसानी से सुभेद्य हैं, और जो इंडेंजर्ड है उनका अलग सूची होगा, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं उनका अलग सूची होगा, और जो विलुप्त हो चुके हैं उनका अलग सूची होगा। तो ये आप देख रहे हैं IUCN की सूचियाँ। और इसके बाद है आंकड़ों का अभाव, यानी कि ऐसी सूची जिसमें जीव जो हैं उनके आंकड़े अभी हमारे पास पर्याप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई समुद्री जीव है
अब इतने बड़े क्षेत्र में जो आपका समुद्र विस्तृत है, अब उस पूरे समुद्र का आप मुआयना करके उसके आंकड़े को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, या अभी आपको पूरा जो है जानकारी नहीं है कि कितने जीव हैं, आपके पास आंकड़ों का अभाव है, तो ऐसे जीवों को आंकड़े के अभाव वाले सूची में जो IUCN है ये रखता है। इसके बाद है अनाकलित, यानी कि जो आकलन के बाहर है, जिसको हम आकलन ही नहीं कर सकते, जिसका हमने अभी अनुमान भी नहीं लगाया है, या कहिए कि वो अभी हमारे जो आकलन के परे है, उसके बारे में हमारे पास कोई गणना नहीं है, कोई भी हमारे पास एक तरीके से कहिए कि अनुमान नहीं है कि इनकी संख्या कितनी होगी, तो ऐसे जीवों को रखा जाता अनाकलित में। ये आपका 9वां सूची है IUCN का। तो एग्ज़ाम में आता है बच्चों की कितनी सूचियां हैं, और पूछ लेता है कि अति संकटग्रस्त में कौन होंगे, संकटग्रस्त में कौन होंगे, सुभेद्य में कौन होगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आगे है आपका जो हमारे भारत का है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2, यानी कि जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये अनुसूचियाँ 6 बनाता है, जिसमें से 1 से लेकर के 4 की जो अनुसूची है इसमें वे जीव रखे जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, यानी कि उनकी संख्या अब कम हो चुकी है, उनकी प्रजातियों की संख्या अब कम पाई जा रही है, और ऐसे जीवों को संरक्षण दिया जाता है। अगर इनका कोई अवैध तस्करी करे, अवैध शिकार करे या व्यापार करता है तो उसको दंड दिया जाता है, ये दंड योग्य होता है। तो वे जीव जिनका आप अवैध तस्करी, अवैध शिकार या व्यापार नहीं कर सकते, उनको रखा जाता है 1 से 4 की सूची में, यानी कि इनकी संख्या, इनकी प्रजातियां कम होंगी, और अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो सरकार उसको कड़ी सज़ा देगी या उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। जैसे इस सूची में आप देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल है, इस सूची में चिंकारा शामिल है, इस सूची में आपकी डॉल्फिन शामिल हैं। ऐसे जो जीव हैं वो सूची 1 में शामिल किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे वही दिया है कि अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जानवरों में शेर है, शेर भी है, याद रखेंगे, शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, यानी कि वे बंदर जो शेर जैसे पूंछ वाले हैं ये आपके सूची 1 में शामिल है, यानी कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या बहुत खतरे के नज़दीक हैं। और शेर वाले जो शेर जैसे पूंछ वाले बंदर हैं ये आपके पश्चिमी घाट में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि जिनके पूंछ शेर जैसे हों, ऐसे जो मंकीज़ हैं ये कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी घाट में मिलेंगे। इनकी संख्या बहुत कम है, इसीलिए इन्हें श्रेणी 1 में या क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाता है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गैंडा जो गैंडे मतलब जो एक सिंग वाले गैंडे हैं, इस तरह के गैंडों को सूची 1 में रखा गया है। साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपके रेगिस्तान में पाया जाने वाला पक्षी है, इसे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड और भारत की सूची 1 में या श्रेणी 1 में रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा नारकोंडम, हार्नबिल इत्यादि आते हैं, इसमें नारकोंडम, हार्नबिल भी आता है। और हार्नबिल के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका जो प्राकृतिक आवास है ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुसूची 2 में सूचीबद्ध जानवरों में रीसस बंदर, दूसरा किंग कोबरा और उड़ने वाली गिलहरी को, साथ ही हिमालयन जो है भूरा भालू है इसको शामिल किया गया है, यानी कि दूसरी सूची में आपका रीसस बंदर है। इसके अलावा आपकी जो उड़ने वाली गिलहरी है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जो आपका ब्राउन कलर का बियर होता है हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, इसे भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही किंग कोबरा, इसको भी आप देखेंगे अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अनुसूची 3 और अनुसूची 4, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में सूचीबद्ध जानवर भी संरक्षित हैं, परंतु अर्थदंड सूची जो आपकी अनुसूची 1 और 2 है इसके अनुपात में कम है। यानी कि जो 3, 4 है ये भी संरक्षित हैं, लेकिन इनकी अवैध तस्करी, अवैध शिकार और व्यापार पे उतनी कड़ी सज़ा नहीं है जितनी कि 1 और 2 के लिए है। यानी कि जो 1 और 2 में है, अगर उनका
आप शिकार करते हैं, अवैध तस्करी करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपको बहुत ही कड़ी सज़ा होगी। और अगर आप देखेंगे तीसरे और चौथे में है तो उसके लिए भी आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन अपेक्षाकृत प्रथम और दूसरी अनुसूची के जानवरों से थोड़ी कम सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा तो मिलेगा ही, या अर्थदंड मिलेगा। 5वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध जानवर है को परजीवी कहा जाता है। वो जीव जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें अनुसूची 5 में रखा गया है। अगर एग्जाम में आए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परजीवियों को कौन से अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची 5 में रखा गया है। और इनका जो शिकार है ये किया जा सकता है, यानी कि इनको आप जो है अपना शिकार बना सकते हैं, जैसे चूहे हैं, छछूंदर हैं, सामान्य कौवे हैं, फ्रूट बैट्स हैं इत्यादि जो है ये सब अनुसूची 5 में रखे गए हैं। ये सारे परजीवी हैं, यानी कि दूसरे पर ये आश्रित होते हैं। अनुसूची 6 में सूचीबद्ध पौधों और उनकी उपजातियों का व्यापार करना, संग्रहण करना व खेती करना प्रतिबंधित है। यानी कि जो भी अनुसूची 6 में पौधे हैं उनकी जातियों और उपजातियों का आप व्यापार नहीं कर सकते, संग्रहण नहीं कर सकते, ना ही खेती कर सकते हैं। ऐसी प्रजातियों की खेती, व्यापार या उसको संग्रह करने का काम आप नहीं कर सकते हैं, जो भी वनस्पति और पेड़ पौधों को अनुसूची 6 में रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आए कभी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो पेड़ पौधे या जो वनस्पतियां हैं जिनका आप कृषि नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, संरक्षित नहीं कर सकते, अपने पास मतलब स्टोर नहीं कर सकते, उसे कौन से अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची 6 में रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी वनस्पतियों और जीवों दोनों को संरक्षण देता है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और आपका IUCN भी वनस्पति और जीव जंतुओं दोनों को संरक्षण देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, आपका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में शामिल है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी पाकिस्तान में ये पाया जाता है। इसके बारे में याद रखेंगे। भारत में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है, यानी कि काफ़ी बड़े आकार का होता है। जैसे आपके यहाँ सारस होते हैं, इनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है, ये काफ़ी बड़े आकार के पंछी होते हैं, तो इनके शिकार पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। और सारस जो है वो आपका राष्ट्रीय मतलब आपके राज्य का पशु एक तरीके से कि राष्ट्रीय पक्षी भी है, राष्ट्रीय नहीं राजकीय पक्षी है। जेरडान कार्सर, जो जेरडान कार्सर है ये भी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और श्रेणी 1 में शामिल है। और ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहले ये महाराष्ट्र में भी पाए जाते थे, लेकिन अभी ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह आंध्र प्रदेश का स्थानिक पक्षी है। 1986 में इसके लंबे समय बाद ये पुनः देखने को मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान देंगे। इसी तरह से अन्य जीव भी हैं जिनके लिए श्रेणियाँ बनाई गई है, उनकी श्रेणियों में रखा गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैम इसका जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम उसको उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, उस लिस्ट पे भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन से जीव को कौन से सूची में रखा गया है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट कीजिएगा, अन्यथा अगर आपका काम चल जाता है तो आप उसको देख लीजिएगा कि कौन से जीव को कौन से श्रेणी में रखा गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को बताया है, और उसको बार बार रिविज़न कीजिएगा, ये आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। इसी उम्मीद के साथ जितना भी बेस्ट हमारी तरफ से हो पा रहा है हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।